कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात कहता हूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का, परिवार के जीवन का, एक समाज के जीवन का, राष्ट्र के जीवन का, गुलामी का, आजादी का, अंधविश्वास का, जाति प्रथा का, सब पर उन्होंने कलम चलाया है। अपनी पैनी दृष्टि से वो एक आदर्श समाज, आदर्श देश, एक सही इंसान बनने की बात की हमेशा पैरवी किए हैं, कहानी के अंत में, उपन्यास के अंत में और अपने लेखों में भी। एक बार उनसे पूछा गया, बस अंतिम है, कि साहित्य का भविष्य आप क्या देखते हैं? तो उन्होंने कहा था कि जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य है, तो मनुष्य है तो उसके पास हृदय भी है, हृदय है तो संवेदना है, और संवेदना है तो साहित्य भी है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो, चाहे वो उस समय लिखित था, बाद में अखबार में आया, अभी डिजिटल है, आने वाले समय में और कुछ होगा। तो ये सारी बातें हैं। ना थे महलों में रहने वाले, ना धन दौलत के अभिमानी थे, ना थे महलों में रहने वाले, ना धन दौलत के अभिमानी थे, वो तो भारत की माटी से जुड़े सच्चे मानव कल्याणी थे। मैं सर्वप्रथम इस मंच को नमन करती हूँ। मैं मेरे, हमारे, आपके और यहाँ जितने कवि कवित्रियां बैठी हुई है, उन सबके हृदय में बसी माँ शारदे की छवि को नमन करती हूँ एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष जिस टॉपिक पे कहने जा रही हूँ उसका शीर्षक है प्रेमचंद। उनकी लेखनी जब चलती थी, दर्द स्वयं आकार लेती थी। उनकी लेखनी जब चलती थी, दर्द स्वयं आकार लेती थी। गरीब किसान की व्यथाएं सुनकर पत्थर भी पुकार देती थी। नारी की पीड़ा, श्रमिकों का दुख, नारी की पीड़ा, श्रमिकों का दुख, सबको उन्होंने स्वर दिया। जो समाज ने अनदेखा छोड़ा, उनको भी आदर किया, उनका भी आदर किया। उनके शब्द में करुणा थी, उनके शब्द में करुणा थी, उनके भाव में प्यार था। हर रचना में मानवता का बहता निर्मल धार था। आज भले वो दूर हुए हो, आज भले ही दूर हुए हो, पर उनका संदेश अमर है। हिंदी के आकार में उनका जगमग करता स्वर अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका ऊंचा नाम रहेगा। जब तक हिंदी ज्ञान रहेगा, प्रेमचंद्र जी का सम्मान रहेगा, प्रेमचंद्र जी का सम्मान रहेगा। और मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है दूषित जल। प्रेमचंद। हाँ, मेरी दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है दूषित जल। नदियों की लहरें अब रोती है, नदियों की लहरें अब रोती है, गहरे विचारों पर खोती है। कभी जहां मछलियां खेलती थी, कभी जहां मछलियां खेलती थी, अब वहां कचड़े की नाव डोलती है। तालाब का आंचल मैला हुआ, तालाब का आंचल मैला हुआ, मनुष्य का मन भी अब अकेला हुआ। जो जल कभी जीवन देता था, अब वही मौन में डूबा है। पत्थर की तरह कठोर हुआ मन, पत्थर की तरह कठोर हुआ मन, फूलों की खुशबू भी खो गई कहीं। कचड़े और जहर में लिपटी धारा, जीवन हो गया जैसे सूना सहारा। नदियां अब चुप है, बोलती नहीं, नदियां अब चुप है, बोलती नहीं। जल में डूबा हर सपना खोलती नहीं। मनुष्य भी लापरवाही ने बिगाड़ा यह सब, मनुष्य की लापरवाही ने बिगाड़ा यह सब।
हर बूंद अब कहती सुधरने को हो जाओ तैयार। मनुष्य की लापरवाही ने बिगाड़ा यह संसार। हर बूंद अब कहती सुधरने को हो जाओ तैयार। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। रहते थे दो दोस्त शहर में, एक फलाना एक ठिकाना। रहते थे दो दोस्त शहर में, एक फलाना एक ठिकाना। दोनों फक्कर दोनों झक्कर, दोनों फक्कर दोनों झक्कर, सब कहते थे उन्हें दीवाना। बस इसी बात पर रहते थे उदास हो, पूछे सबके जाकर पास हो। दोनों दोस्त फलाना ठिकाना, क्या करें हम ऐसा कि लोग कहें हमको सयाना, नहीं कहलाना हमें दीवाना। सोच में रहते थे फलाना ठिकाना। इसी सोच में जब थे दोनों, इसी सोच में जब थे दोनों, फलाना ठिकाना की आंखें चमकी, दोनों की तबीयत यूं फड़की। एक घर की खुली खिड़की, बाल बनाते दिखी एक लड़की। फलाने से बोला ठिकाना, क्यों ना मैं घर बसा लूं, जीवन से फक्करपन मिटा लूं। ठिकाना बोला सुन फलाना, हाँ बता इसे इसके साथ कहाँ रहेगा, कहाँ सुलाएगा। कमाता भी तो कुछ नहीं तू, सोच इसे तू क्या खिलाएगा। कुछ तो नहीं इसके पास, कैसे होगा घर का बसाना। अच्छा है इस झंझट से, अच्छा है इस झंझट से, हमें खुद को बचाना। समझे फलाना हाँ ठिकाना। इतने में एक नेताजी आए, इतने में एक नेताजी आए, दोनों की दुविधा देख मुस्काए। बोले बस तुम मेरे चमचे बन जाओ, बोले बस तुम मेरे चमचे बन जाओ। मेरे संग मेरे झंडे उठाओ, मेरे खातिर डंडे चलवाओ। संग मेरे घूमो चेला बन के, लौटो रोज खेला करके। हर सभा में आना जाना, कुछ तुम खाना कुछ हमें खिलाना। लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, कहना बस पल में छोड़ेंगे तुमको दीवाना। समझे दोस्त फलाना ठिकाना, दोनों दोस्तों को बात समझ में न आई। जैसे तैसे पीछा छुड़वाई, अपना अच्छा नाम डुबाकर, कोई रखे हमें चमचा बनाकर। ऐसे नहीं है हमको जाना, चाहे लोग कहें हमें दीवाना। आगे बढ़ गए फलाना ठिकाना। सोच रहे थे अब फिर दोनों, आगे अब अपना क्या होगा। तभी प्रकट हुआ एक दबंग दरोगा, तभी प्रकट हुआ एक दबंग दरोगा। बोले क्यों सोचते हो, क्या क्या दुख होगा। दिन फिरवा देंगे हम तेरे, काम बहुत हो गए हैं मेरे। काम निपटाने का तुम रास्ता करना, असूल रोज मेरा हफ्ता करना। करेंगे सब सलाम तुझको, हम भी देंगे कुछ इनाम तुझको। फिर क्या मर्द क्या जनाना, कोई नहीं कहेगा तुम्हें दीवाना। समझ गए ना फलाना ठिकाना। फलाना ठिकाना चुपचाप थे, दरोगा तो नेता के भी बाप थे। कानून के सिपाही होकर भी चोरों की दलाली किया है। ये काम तो ऐसा है जैसे खुद ही अपनी माँ को गाली दिया है। नहीं है अपना जमीन बिकवाना, भले सभी कहें हमें दीवाना। आगे बढ़ गए फलाना ठिकाना। तभी गली से झूमते झामते, एक वकील आए घूमते घामते। तभी गली से झूमते झामते, एक वकील आए घूमते घामते। बोले मुझसे तुम नाता जोड़ो, बोले मुझसे तुम नाता जोड़ो। बस मेरी बात पर चलो अब, हर मुश्किल से रास्ता मोड़ो। छोड़ो कहीं भी आवाजाही, मैं मिटाऊंगा तुम्हारी तबाही। जो करना है राह सुनारी, चलो संग मेरे रोज कचहरी। जैसा कहूँ गवाही देना, गवाही के पैसे भी लेना। बस सच झूठ बताना है, रोज जश्न हमें मनाना है।
झूठ बोलकर नहीं हमें किसी को नहीं अब फांसी पर लटकाना, पीछे हट गए फलाना ठिकाना। फंसे रहे कैसे लोगों में, यह सब समाज के रोगों में, सब हार चुके डरा फुसलाकर, सब हार गए जब डरा फुसलाकर, तो मिल गया उन्हें एक फक्कड़ शायर। घूमता रहता हूं मैं बिन मतलब, गलियाता दुनिया को अब तक, बोला छोड़ो सोचना क्या मुश्किल है, कहता तुमसे शायर का दिल है। गम में किसी के बहा लो दो आंसू, गम में किसी के बहा लो दो आंसू, किसी के खुशी में मुस्काओ तुम, सबके दिल में बस जाओ तुम, सबको गले लगाओ तुम। मानकर शायर की बातें निकल पड़े फलाना ठिकाना, मस्ती में अब रहते हैं सुख दुख सबके सहते हैं, गाते पीते प्रेम तराना, जीवन है उनका सफर सुहाना। लोग कहते हैं उन्हें अब भी दीवाना, मगर खुश है फलाना ठिकाना, मगर खुश है फलाना ठिकाना। श्री राजू विश्वकर्मा जी को मंच पर उनकी रचना के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और अपनी रचना सुनाएं। धनपत राय स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्राट को नमन करते हुए मैं अपना कविता सुना रहा हूँ। शीर्षक है वह मिट्टी से ईंट बना रही थी। वह मिट्टी से ईंट बना रही थी। वह मिट्टी से ईंट बना रही थी। हाँ, वह मिट्टी से ईंट बना रही थी, अपने भाग्य पर पछता रही थी। वह मिट्टी से ईंट बना रही थी, अपने भाग्य पर पछता रही थी। काश वो भी अमीर होती तो न बनाना पड़ता ईंट, नहीं करनी पड़ती मजदूरी, खुशियों का आलम होता, नहीं रहती अमीरी गरीबी की दूरी। यही सोचकर पसीना बहा रही थी और मिट्टी से ईंट बना रही थी। वह मिट्टी से ईंट बना रही थी। रह रह कर मुंशी फटकार कर चला जाता, रह रह कर मुंशी फटकार कर चला जाता, वह मन ही मन आंसू की घूंट पीकर रह जाती। रह रह कर मुंशी फटकार कर चला जाता, वह मन ही मन आंसू की घूंट पीकर रह जाती। दिल से बद्दुआ देती और आह कर कहर जाती। दिल से बद्दुआ देती और आह कर कहर जाती। शायद एक दिन भगवान मेरा भी दिन बदले, शायद एक दिन भगवान मेरा भी दिन बदले, मैं मजदूरी से अमीर बन जाती, मैं मजदूरी से अमीर बन जाती। लेकिन दिन नहीं बदला, लेकिन दिन नहीं बदला, वो अमीर नहीं बन सकी। इसलिए बैठे बैठे आंसू बहा रही थी और मिट्टी से ईंट बना रही थी। वह मिट्टी से ईंट बना रही थी, वह मिट्टी से। शीर्षक है मन अटका है बच्चों में। मन अटका है बच्चों में। मन अटका है बच्चों में, मन अटका है बच्चों में, सोन चिड़ैया ढूंढ रही है, सोन चिड़ैया ढूंढ रही है, अच्छे कितने अच्छों में, मन अटका है बच्चों में, मन अटका है बच्चों में। भगवा पहने माला जपते, राम भक्त कहलाते हैं। भगवा पहने माला जपते, राम भक्त कहलाते हैं। बजरंगी
पीठ में छुरी, घोंप नहीं शर्माते हैं। राम प्यारे टुक टुक देखे, राम प्यारे टुक टुक देखे, सच्चे कितने सच्चों में मन अटका है बच्चों में, मन अटका है बच्चों में। खाकी की हुड़दंगी होती, लाठी की दीवाली, खाकी की हुड़दंगी होती, लाठी की दीवाली। तस्वीरों को देख मारोती, कोख उजड़ने वाली, खाकी की हुड़दंगी होती, लाठी की दीवाली। तस्वीरों को देख मारोती, कोख उजड़ने वाली। लाल परी मेरी भी होगी, लाल परी मेरी भी होगी, दूर कहीं इन बच्चों में मन अटका है बच्चों में, मन अटका है बच्चों में। सात रंग जब मिल जाते हैं, सात रंग जब मिल जाते हैं, इंद्रधनुष बन जाता है। पावश के आते ही दादुर टर टर चिल्लाता है। सात रंग जब मिल जाते हैं, इंद्रधनुष बन जाता है। पावस के आते ही दादुर टर टर चिल्लाता है। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाकर, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा, खुद शामिल हो गए अच्छों में। मन अटका है बच्चों में, मन अटका है बच्चों में। सोन चिड़ैया ढूंढ रही है, सोन चिड़ैया ढूंढ रही है, अच्छे कितने अच्छों में। मन अटका है बच्चों में, मन अटका है बच्चों में। नाराज तो होती है, क्या करें, बेइंतहा होती है। गमों के साए तले जीते तो हैं हम, मरने के बाद खुले आकाश में सुलाए जाते हैं हम। जिंदगी नाराज तो होती है, क्या करें, बेइंतहा होती है। गमों के साए तले जीते तो हैं हम, मरने के बाद खुले आकाश में सुलाए जाते हैं हम। आत्मा से विरक्त हो जाते हैं हम, कौन अपना कौन पराया,
इस जंजाल से अलग हो जाते हैं हम। कौन अपना कौन पराया, इस जंजाल से अलग हो जाते हैं हम। कई जन इस शून्य से शून्य में भटकते हैं हम। मरने के बाद कई जन इस शून्य में भटकते हैं हम। शून्य के भवसागर में तैरते नजर आते हैं हम। शून्य में भटकते हैं हम। शून्य के भवसागर में तैरते नजर आते हैं हम। शुष्क बेजान सा जीवन जीते हैं हम। शून्य में तैरते नजर आते हैं हम। शून्य में तैरते नजर आते हैं हम। बैठ काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाया, फूंक दिया जसगोरी। तो ये जीवन की नश्वरता की यह कहानी है, और नश्वर जीवन इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसको इन्होंने अपने शब्दों में पिरोया और यहाँ रखा। अत्यंत ही मार्मिक पंक्तियाँ, इसके प्रति हम संवेदनशील हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साकेत पाठक जी को उनकी रचना के साथ आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, हे माँ बीना पानी इतना वरदान देना, शब्दों में करुणा का मधुर गान देना। जब भी लिखूं किसी की पीड़ा कम हो जाए, मेरी लेखनी को ऐसा सम्मान देना। ना किसी का हृदय टूटे मेरी वाणी से, ना किसी के आंखें भरी मेरी कहानी से। जहाँ स्वार्थ की आंधी रिश्ते उजाड़ रही हों, वहाँ प्रेम का दीप जले मेरी रवानी से। यदि एक भी पुत्र पिता का मान करे, यदि एक भी बेटी माँ का सम्मान करे, यदि एक भी मनुष्य किसी का दिल न दुखाए, तो समझूंगा प्रभु मेरा गीत सफल हुआ, मेरा लेखनी सफल हुआ। और इसी के साथ दो शब्द, 7 शब्दों का हो तो राह भी सरल हो जाती है। मन की सुनी बीना फिर से स्वरमय हो जाती है। दर्द बांटने वाला ही सच्चा अपना कहलाता है। करुणा से भरी लेखनी अमर हो जाती है। और आज हम लोग प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर पूर्व में ही उपस्थित हैं, तो अभी के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है उसके संबंध में मैं 2-4 शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के समय में प्रेमचंद जी के जीवन और साहित्य की प्रासंगिकता, मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम बनाया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और मानवता का अनुपम उदाहरण है। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में उनके विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में किसानों की पीड़ा, मजदूरों का संघर्ष, स्त्री की गरिमा, शिक्षा का महत्व, जातिगत भेदभाव, सामाजिक विषमता और नैतिक मूल्यों का अत्यंत सजीव चित्रण किया। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन जैसी कृतियां आज भी समाज का आईना है। आज भी किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानताएं हैं। महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में प्रेमचंद का साहित्य हमें संवेदनशील, न्यायप्रिय और मानवीय बनने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, ईमानदारी और कर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अभावों के बीच भी लेखन को समाज सेवा का माध्यम बनाया। आज जब भौतिकवाद और उपभोक्तावाद का प्रभाव बढ़ रहा है, तब प्रेमचंद का आदर्श हमें नैतिकता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व बताता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेमचंद की प्रासंगिकता
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और समाज सुधार का माध्यम है। नई शिक्षा नीति और मूल्यपरक शिक्षा के संदर्भ में भी उनके विचार अभी प्रेरणादायक हैं। प्रेमचंद केवल एक महान साहित्यकार नहीं, बल्कि समाज के लिए एक अमर वरदान है। वर्तमान समय में उनकी जो प्रासंगिकता है, उनका जो जीवन मूल्य है और साहित्य आज भी हमें मानवता, समानता, न्याय, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश देते हैं। जब तक समाज में अन्याय, शोषण और असमानता रहेगी, तब तक प्रेमचंद का साहित्य और उनका जीवन दर्शन सदैव हमारे लिए प्रासंगिक बना हुआ रहेगा। इसलिए प्रेमचंद जी को सादर नमन करते हुए आज प्रेमचंद एक ऐसे नाम है, प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिससे सभी परिचित हैं। वो एक गरीबी की गहराई से लेकर अमीरी की अमराई तक समाये हुए हैं। उनकी खुशबू चहुं ओर है। हम लोगों ने प्रेमचंद सरस्वती स्मृति में काम भी किया साहित्य समारोह में, और उस समय हम लोगों ने देखा भी कि प्रेमचंद के प्रति कितना प्यार है लोगों के मन में, हृदय में। और उन्होंने प्रेमचंद सरस्वती को खूब पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा काम हुआ। कुछ कारणों से आज बंद है, जिसका दुख है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं, लगभग मुझे लगता है सभी महत्वपूर्ण हैं। जिनका हम नाम लेते हैं, जैसे कफन, सदगति, पुस की रात, या मंदिर है, लॉटरी है, इस तरह की बड़े घर की बेटी है, सारी कहानियाँ तो बहुत ही नामचीन कहानियाँ हैं। हामिद भी हुआ, तो इस तरह की हैं। लेकिन उनकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहानी किसी कमतर है। उसको कमतर हम आंक नहीं सकते। उनकी आरंभ की कहानियों में थोड़ी सी कुछ हल्की फुल्की कमी उनके दृष्टिकोण का रहा है, लेकिन बाद की सारी कहानियाँ लगभग बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है। बड़े घर की बेटी आनंदी हो, जिसने पूरे परिवार को आखिर में संभाल लिया, या पंच परमेश्वर का कि एक वृद्धा जो कहती है, क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात ना कहोगे बेटा, आज भी हमारे कानों में गूंजती है उनके ये शब्द। सदगति में जो भेदभाव और छुआछूत की प्रथा आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है, प्रेमचंद ने उसको भी लिखा। पूंजीपति, जमींदार, महाजन, महाजनी प्रथा, साहूकारी प्रथा, सब पर उन्होंने काफ़ी चोट की उस समय भी। जो आज भी प्रासंगिक हैं, ये सभी बातें आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था है और आज भी सूदखोर हैं। आप गाँव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, वहाँ आपको मिलेंगे कि सूद पर लोग पैसे लेते हैं, देते हैं, और सूद का बहुत ज़्यादा रकम बैंक से भी अधिक वसूल करते हैं। गांव के अनपढ़ लोग आज भी इसी तरीके से पैसों की व्यवस्था करते हैं। आज भी बैंक एक तरह से इसी का अलग रूप हुआ, किंतु आज भी गांवों में, शहरों में बहुत कम, किंतु गांवों में इसका प्रचलन है। तो इस तरह की जो बातें हैं यथार्थ की, प्रेमचंद ने बहुत सरल शब्दों में और यथार्थ शब्दों में व्यक्त किया है। मैं और अधिक नहीं कहना चाहूँगी, सभी को कहना है